चलिए भैया, अगला लेक्चर, लास्ट लेक्चर में कहां तक पढ़ चुके थे? मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें। आज होने वाला है झन्नाटेदार टॉपिक। क्यों? क्योंकि पिछले जब 2017 में एग्जाम हुआ था तो इस एग्जाम से एक एक प्रश्न पूछा गया। अब तुम्हें विद्या रानी का समय सही सही बताना, तुम लोगों ने जितना पढ़ाया था उतना याद किया कि नहीं किया। नहीं किया हो तो याद कर लो, कसम से दिक्कत हो जाएगी, फिर मुंह से मत कहिए कि सिलेक्शन नहीं हुई हो। ठीक है, तो जितना भी याद करा चुके उतनी चीजें क्लियर कर लेना। जितना भी पढ़ाया है अभी तक, मध्य प्रदेश की तिलहन फसल वगैरह हम लोग कर चुके थे कंप्लीट। ठीक है, तो उसको एक बार मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, हम लोग कहां तक कंप्लीट किए थे। पढ़ने में मजा आ रहा है? चीजें समझ में आ रही हैं, है ना? हाँ, अच्छे से करते रहिएगा क्योंकि आखिरी में यहीं से प्रश्न बनेंगे और फिर आप लोग बोलोगे कि हमें चीजें याद नहीं हो रही। तो ये चावल पढ़ लिया था, गेहूं पढ़ लिया था, तिलहन दलहन से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। हाँ यहां से मेरे को रिवीजन कराना है आप लोगों को। यहां से क्या कराना है? रिवीजन कराना है। और इस रिवीजन के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख क्रांतियां। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन था। यहां से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को याद रखिएगा। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति जितनी तेज और रोज दौड़ेगा वो सफलता प्राप्त करेगा, मंजिल पे जल्दी पहुंचेगा। जो व्यक्ति आलसी करेगा, केवल 3-4 घंटे पढ़ेगा, विश्वास करिए कभी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि 10 से 12 लाख लोग एग्जाम में बैठेंगे, वैकेंसी मुश्किल से 2000 आएंगी, और उसमें अगर सिलेक्शन लेना है तो जी जान लगा दो, सब कुछ छोड़ दो, केवल दिखनी चाहिए पढ़ाई। याद मैं कराऊंगा, पढ़ना तुम्हें है, सिलेक्शन तुम्हें लेना है, कमाई तुम्हें खाना है, पर पढ़ना तुम्हें पड़ेगा भैया। क्योंकि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें एग्जाम निकलवा दे। इतने एग्जाम दिए हैं, ये अनुभव है कि बिना मेहनत और स्मार्ट वर्ग के आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो तैयार हो आज के लेक्चर के लिए? क्योंकि रिवीजन करा देता हूं फटाफट। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ऐसी फसलें जिनसे दालें प्राप्त की जाती हैं, और ऐसी फसलों रबी और खरीफ दोनों में बोई जाती है, जैसे चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द आदि। 2020-21 में उत्पादन कितना हुआ है भैया? 62-10,000 मैट्रिक टन हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार काफी वृद्धि हुई है, लगभग 30%। मतलब एग्जैक्ट डाटा बोलूं तो 29.81%। बता दो भैया कि दलहन फसल शोध और तकनीकी संस्थान कहां पर है? तो ये सीहोर के अमला में। कहां पे? सीहोर के अमला में। और राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, जिसका उद्देश्य दलहन के उत्पादन में वृद्धि करना था, 1998 में प्रारंभ हुई। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने दलहन के क्षेत्र देखे थे। सबसे पहली जो फसल देखी थी चना, मध्य प्रदेश का स्थान है पहला। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पे होता है? उज्जैन में। कहां पे होता है? उज्जैन में चना का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कौन सी फसल है भैया? रबी की फसल है। कौन सी फसल है? रबी की फसल है। 35 लाख मेट्रिक टन, अगर एग्जैक्ट डाटा बताऊं तो 35-90 हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुआ है। उज्जैन पहले स्थान पे है, सागर दूसरे स्थान पे, विदिशा तीसरे स्थान पे। चना की फसल आप देख सकते हो, जिसे आप होला भी बोलते हो। अरहर या तुअर, ये खरीफ की प्रमुख फसल है। मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। 286,000 टन इसका उत्पादन हुआ था। सबसे ज्यादा अरहर होती छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा के बाद नरसिंहपुर में, जहां पे गन्ना सबसे ज्यादा होता है, फिर सिंगरौली। बता दो अरहर अनुसंधान केंद्र कहां पे है? श्योर के शेरपुर में। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, रिवीजन करा रहा हूं। उड़द सबसे ज्यादा कहां पे होता है? टीकमगढ़ में होता है। तिलहन फसलें, ऐसी फसलें जिनसे आप लोग तेल प्राप्त कर सकते हो, ऐसी फसलों को तिलहन फसलें कहते हैं। मूंगफली, अलसी, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि। 2 प्रमुख तिलहन फसलें मध्य प्रदेश में बोई जाती है। राई, जिसे आप लोग सरसों भी कहते हो, दूसरा सोयाबीन। दूसरा क्या हो जाएगा? सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन के उत्पादन में हम पहले स्थान पे हैं। कौन से स्थान पे? हम पहले स्थान पे हैं। 51% सोयाबीन होता है भैया। तो देख लेते हैं इसे भी। लगभग 54 लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुआ है। मध्य प्रदेश तिलहन के उत्पादन की दृष्टि से पहले स्थान में, दलहन में भी पहले स्थान में है। ठीक है, चलिए सोयाबीन देखा था। ये राज्य में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाने वाली तिलहनी फसलें हैं। कितना उत्पादन होता है? भारत का 51%। इसलिए कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन है। कौन सा क्षेत्र प्रमुख है मध्य प्रदेश का? मालवा क्षेत्र प्रमुख है। कहां पे सबसे पहले खेती प्रारंभ हुई थी? देवास में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में हुई थी।
मैंने बताया कि मध्य प्रदेश का मालवा जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से यहाँ पे खेती की जाती है। 33 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। सबसे ज्यादा उत्पादन वाला जिला उज्जैन, उज्जैन में ही चना की खेती सबसे ज्यादा होती है, दूसरा शाजापुर, तीसरा सागर। फिर राई या सरसों की हांडी किसे कहते हैं? ये कहते हैं मध्य भारत के पठार को डायग्राम बना के भी बताया था। मुरैना में क्या मिलेगा? सरसों के तेल के कारखाने। क्यों? क्योंकि मुरैना में ही सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है। कहां पे? मुरैना में ही सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है, उसके बाद भिंड में होता है, उसके बाद श्योपुर में होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा तिल, तिल उत्पादन में भैया कौन है? छतरपुर। अलसी में कौन है? रीवा, याद करो रीवा। अलसी उत्पादन में रीवा है, तंबाकू उत्पादन में भी रीवा है, और आम अनुसंधान केंद्र कहां पे है? रीवा में। ठीक है, रबी की फसल है अलसी। मूंगफली जो कि खरीफ की फसल है, ये एग्जाम में पूछेंगे। शिव की मूंगफली याद की थी हम लोगों ने। किसकी मूंगफली याद की थी? शिव की मूंगफली याद की थी। शिवपुरी में मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चलिए, कपास के लिए कौन सी मिट्टी भैया? कपास को कौन सी मिट्टी पसंद है? काली मिट्टी पसंद है। कहां पे होता है कपास? मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र में होता है। कितना प्रतिशत? लगभग 75%। निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले भैया? खंडवा में होगा सबसे ज्यादा। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं सुनहरे जिले। क्या बोलते हैं? इन्हीं को सुनहरे जिले कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन यहीं पे होता है। कपास को ही सफेद सोना कहा जाता है। कपास को ही क्या कहा जाता है? सफेद सोना। फसल क्षेत्र 588,000 हेक्टेयर, 877,000 मीट्रिक टन उत्पादन। 2018 में खंडवा में एक महाविद्यालय है जिसका नाम क्या है? भगवंत राव मंडलोई, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय खंडवा में प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 2018 में। रेशेदार फसल कौन कौन सी होती है? हमने पढ़ी थी भैया 3, सनई, जूट और मेस्टा। ये तीनों ही रेशेदार फसल होती है, सनई, जूट और मेस्टा में। हम लोगों ने देखा था अन्य फसलें। गांजा उत्पादन में खंडवा और बुरहानपुर को कहा जाता है गंजेड़ियों का स्वर्ग। अफीम रबी की फसल है। मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का जो ऊपर वाला क्षेत्र, ये वाला, यहाँ पे होगी भैया क्या? अफीम, और यहाँ पे होगी खंडवा वाले क्षेत्र में गांजा। तो खंडवा और बुरहानपुर गांजा के लिए फेमस है, अफीम के लिए फेमस है। मंदसौर और नीमच, मंदसौर पहले स्थान पे, नीमच दूसरे स्थान पे। अच्छा, नीमच में अफीम से औषधि बनाने का कारखाना है। कहां पे भैया? नीमच में औषधि बनाने का कारखाना है। किससे? अफीम से। ये भी मैंने याद कराया था। फिर हमने पढ़ा था कि तंबाकू का उत्पादन कहां पे होता है? रीवा जिले में होता है। और कॉफी का एकमात्र उत्पादक जिला कुकरूग्राम, बैतूल। मैंने याद कराया था बिलफोर्ड नामक महोदय थे, ब्रिटिश नागरिक थे, जिन्होंने 110 हेक्टेयर पे, कितने? 110 हेक्टेयर पे उत्पादन किया था। गन्ना का उत्पादन नरसिंहपुर में होता है सबसे ज्यादा। नरसिंहपुर में अनुसंधान केंद्र है। और गन्ने को बीज को क्रेरिओप्टस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेरिओप्टस। ये हम लोग पढ़ चुके थे, गांजा, अफीम वगैरह वगैरह। अब लगा लो भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहां से आएगा लल्लन टॉप प्रश्न, और एक ना एक प्रश्न यहां से आना ही आना है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। अब हमें पढ़ना है। इतना रिवीजन हो गया, मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही होंगी, याद हो रही होंगी, क्योंकि रिवीजन तुमसे तो होना नहीं है। अब जिम्मेदारी है हमारी, तो हमें क्या कराना पड़ेगा भैया? रिवीजन कराना पड़ेगा। चलिए, महत्वपूर्ण क्रांतियां, एक प्रश्न आएगा, इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कुछ ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ताकि लगे हाथ याद हो जाए। लगे हाथ क्या हो जाए? याद हो जाए। क्लियर है? चलिए, अब मेरी बात सुनना भैया। 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत क्या हुआ? आजाद हुआ। और जब भारत आजाद हो रहा था, उस टाइम भारत की जो स्थिति थी, कृषि क्षेत्र में जो स्थिति थी, कृषि क्षेत्र में जो स्थिति थी वो काफी खराब थी। क्यों? क्योंकि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता काफी कम थी।
हम लोगों के पास इतना भी कृषि उत्पादन नहीं होता था कि हम अपना पेट पाल सके, हम अपना पेट पाल सके, इतना भी हमारे यहाँ पे कृषि उत्पादन नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते थे, हम लोग गेहूं मंगाते थे कहां से, अमेरिका से, और अमेरिका हमारे यहाँ पे खराब गेहूं बेचता था। क्या बेचता था, खराब गेहूं बेचता था, लाल गेहूं बेचता था, ठीक है, जो अपने पशुओं को खिलाता था वो हमारे भारत को भेजता था। हालांकि फिर हुआ क्या कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही कृषि में बढ़ावा देने के लिए, कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए काफी प्रयास किए गए। सिंचाई साधनों का विकास किया गया, ठीक है, उन्नत बीजों का प्रयोग करने का प्रयास किया, परंतु हमें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई, हमें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ, विश्व में एक व्यक्ति है, विश्व में क्या है, ठीक, एक व्यक्ति है जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, जिनका नाम क्या है, नॉर्मन बोरलॉग। इनका नाम याद रखिएगा, काफी नॉर्मल है, काफी बोरिंग है, इसलिए इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया, उन्नत बीज, उर्वरक और कृषि यंत्रों का प्रयोग किया। किसमें, कृषि क्षेत्र में। और जब कृषि क्षेत्र में इन सभी चीजों का प्रयोग किया, किसने किया, नॉर्मन बोरलॉग ने, तो ये देखा गया कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि हुई। मतलब भैया इतना बेहतरीन उत्पादन हुआ कि कुछ पूछो मत, शानदार उत्पादन हुआ जब अच्छे बीजों का, अच्छे उर्वरक का और अच्छे कृषि यंत्रों का प्रयोग हुआ। तो विश्व में हरित क्रांति आई। विश्व में क्या आई, हरित क्रांति आई। कहां पे आई, विश्व में हरित क्रांति आई। किसके प्रयासों से आई विश्व में हरित क्रांति, नॉर्मन बोरलॉग के प्रयास से। किसके प्रयास से आई, नॉर्मन बोरलॉग के प्रयास से। क्लियर है। तो नॉर्मन बोरलॉग ने विश्व में हरित क्रांति को जन्म दिया। हालांकि हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है वो नॉर्मन बोरलॉग ने नहीं किया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था गेंडा ने। किसने किया था, गेंडा ने। ऐसे याद कर लो, इससे याद हो जाएगा, विलियम गेड ने। किसने किया था, विलियम गेड ने। तो विलियम गेड ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था, जबकि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, नॉर्मन बोरलॉग ने। अब जब विश्व में देखा कि यार पहले 10 कुंटल गेहूं होते थे, अब 100 कुंटल गेहूं हो रहा है। किस लिए, क्योंकि अच्छे बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे कृषि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब यही बात जब विश्व में अपार सफलता प्राप्त कर ली हरित क्रांति ने। किसने, हरित क्रांति ने। तो भारत में भी, अब भैया भारत तो पहले से ही ऐसी समस्याओं से जूझ रहा था। भारत में तो पहले कृषि में उत्पादन ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा। अब ये बात पता चली हमारे भारत के एक व्यक्ति को, और उनका नाम है एमएस स्वामीनाथन। उनका नाम क्या है, एमएस स्वामीनाथन। क्या नाम है उनका, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन ने क्या किया 1966-67 में। कब, ये डेट याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। 1966-67 में, 1966-67 में, 1966-67 में क्या हुआ, एमएस स्वामीनाथन ने उन्नत बीज, उर्वरक और कृषि यंत्रों का प्रयोग किया कृषि क्षेत्र में। और यह देखा गया कि इनके प्रयोग से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में क्या हुई, वृद्धि हुई। भारत में भी, खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में बेहतरीन वृद्धि हुई, कृषि उत्पादन में बेहतरीन वृद्धि हुई। खासकर 3 फसलें, गेहूं, चावल और मक्का, इनके उत्पादन में बेहतरीन वृद्धि हुई, लपक के वृद्धि हुई। इसी को कहा गया हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति भारत में 1966-67 में प्रारंभ हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। कौन है, एमएस स्वामीनाथन है। इसके तहत क्या हुआ, इसका संबंध किससे, खाद्यान्न से। इसका संबंध किससे, खाद्यान्न से। और खाद्यान्न में कौन कौन आता है, गेहूं, चावल, मक्का। कौन कौन आता है, गेहूं, चावल, मक्का। तो इसके उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, इसलिए भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे माना जाता है, एमएस स्वामीनाथन को
हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। विश्व में हरित क्रांति कौन लेके आए थे? नॉर्मल व्यक्ति लेके आए थे, बोरिंग व्यक्ति लेके आए थे। तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो वहां कहा जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक। और विलियम जो गेट है, कौन? विलियम गेट जो है, इन्होंने हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसको याद कैसे करेंगे? विलियम गेंडा। कैसे याद करेंगे भैया? विलियम गेंडा। विलियम गेंडा ने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। इससे ये चीज याद हो जाएगी। अब सुनना मेरी बात। अब हुआ क्या? हरित क्रांति में किसका प्रयोग कर रहे हैं? उर्वरक का। उन्नत बीजों का। उर्वरक मतलब रासायनिक उर्वरक, ठीक है। कीटनाशकों का, इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो उर्वरक कीटनाशक के प्रयोग से क्या हो रही है? इनके प्रयोग से मृदा खराब हो रही है। मृदा क्या हो रही है? मृदा का क्षरण हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हरित क्रांति के बाद क्या हुआ? मृदा प्रदूषण जैसी समस्याएं सामने आई, मृदा क्षरण जैसी समस्याएं सामने आई। पहली बात समझ में आई। दूसरा क्या हुआ कि इस हरित क्रांति से केवल कुछ राज्यों को फायदा मिला। केवल कुछ राज्यों को, ऐसे राज्यों को फायदा मिला जहां पर किसान बड़े थे, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और इस हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा केवल दो ही फसलों को मिला। एक मिला गेहूं को और एक मिला चावल को। सबसे ज्यादा फायदा केवल दो ही फसलों को मिला, गेहूं और चावल को। कुछ ही राज्यों को फायदा मिला, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। अब इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की तो चांदी चांदी हो गई, इनके तो मजे हो गए। परंतु भारत के जो अन्य राज्य थे, एक मिनट है ना, हाँ ठीक है। यहां पे तो काफी फायदा हो गया, ये वाला क्षेत्र काफी विकसित हो गया। परंतु भारत के जो अन्य राज्य थे, ये वाले जो क्षेत्र थे, इन लोगों में विकास उतना नहीं हो पाया कृषि क्षेत्र में। तो इससे क्या हुई? इससे असमानता उत्पन्न हुई। इससे क्या उत्पन्न हुई? असमानता उत्पन्न हुई, ठीक है। दूसरा, मृदा प्रदूषण बढ़ रहा था। दूसरा क्या हो रहा था? मृदा प्रदूषण बढ़ रहा था। अब हम चाह रहे थे कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम हो और किसका प्रयोग हो? जैविक खेती का प्रयोग, जैविक उर्वरकों का प्रयोग, जैविक खेती का प्रयोग हो, ठीक है। और तीसरी समस्या थी कि केवल गेहूं और चावल को फायदा ना पहुंचे, बल्कि पूरी फसलों को फायदा पहुंचे। तो इसी उद्देश्य से क्या हुआ? जब प्रथम हरित क्रांति से जो दोष उत्पन्न हुए थे, उन दोषों को दूर करने के लिए एक नवीन हरित क्रांति आई, जिसे बोलते हैं द्वितीय हरित क्रांति। क्या बोलते हैं? जिसे द्वितीय हरित क्रांति बोलते हैं। और इस हरित क्रांति का जो आह्वान किया था, वो किया था हमारे प्यारे राज दुलारे एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने किया था? एपीजे अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया था। द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्य क्या थे भैया? जैविक खेती को बढ़ावा देना, असमानता को कम करना और गेहूं और चावल के अतिरिक्त अन्य फसलों के उत्पादन पर बल देना। तो ये प्रथम और द्वितीय हरित क्रांति थी, जिसका संबंध किससे था? जिसका संबंध था खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? पहला प्रश्न पूछेंगे, हरित क्रांति का संबंध किससे है? आंसर करना, खाद्यान्न उत्पादन से। शुरुआत कब हुई? 1966-67 में। वेरी आईएमपी प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67 में। सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? डॉक्टर विलियम गेड ने। गेड मतलब गेंडा ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एक नॉर्मल व्यक्ति को। किसको कहा जाता है? नॉर्मल व्यक्ति को कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। संबंधित फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, चावल, मक्का। कौन कौन सी हैं? गेहूं,
चावल, मक्का, द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान। जल्दी से रीड करो, 1 मिनट में जल्दी रीड करो। चलिए, हो गया रीड। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थे 1966 में डॉक्टर विलियम गेड ने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक है। कहां पर? विश्व में। भारत में पूछे तो एमएस स्वामीनाथन हैं। गेहूं, चावल, मक्का संबंधित फसलें हैं। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। अब दूसरी इंपोर्टेंट क्रांति श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। आप लोगों को मैं बता दूं कि श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में हुई। भारत जो है वो पहले स्थान पे दुग्ध उत्पादन में। इंडिया क्या है? इंडिया पहले स्थान पे दुग्ध उत्पादन में। वेरी आईएमपी प्रश्न है। अब यहां तक आने में भारत पहले स्थान पे कैसे आया? भारत पहले स्थान पे आया श्वेत क्रांति के दम पे। श्वेत क्रांति क्या हुआ? एक व्यक्ति थे जिनका नाम है बर्गिस कुरियन। जिनका नाम क्या है? बर्गिस कुरियन। बर्गी कुरियन ने क्या किया? भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, किसको? दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास किए। और इस दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन का नाम क्या था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फ्लड। क्या नाम था इसका? ऑपरेशन फ्लड। और ये वेरी आईएमपी प्रश्न है। क्वेश्चन आएगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? क्वेश्चन कहा होगा मेरे भैया? क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो पहली बात याद रखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन। ये ऑप्शन मिले तो ये लगाना, ये श्वेत क्रांति ऑप्शन मिले तो श्वेत क्रांति लगाना। क्लियर है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो श्वेत क्रांति से या दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बर्गिस कुरियन को। कैसे याद करेंगे? क्योंकि दूध का कोरियर करते थे। क्या करते थे? दूध का कोरियर करते थे। तो दूध के पैकेट बना बना के कोरियर करते थे। तो बर्गिस कुरियन क्या हो जाएंगे? श्वेत क्रांति के जनक कहलाएंगे। शुरुआत कब हुई? 1970 में। 1966-67 में किसकी शुरुआत हुई? हरित क्रांति की शुरुआत हुई। शब्द का प्रयोग किसने किया? विलियम गेड ने। किसने किया? विलियम गेड ने। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। कौन है भैया? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में। भारत में कौन है? एमएस स्वामीनाथन। किससे संबंधित है हरित क्रांति? हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। दूसरा प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। कब शुरुआत हुई? 1970 में। कौन है जनक? बर्गिस कुरियन। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है श्वेत क्रांति से। क्लियर है दोनों क्रांतियां? अब आ जाओ तीसरी क्रांति पे। तीसरी क्रांति है नीली क्रांति। आप लोगों को पता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली जल की रानी है। और मछली कौन से कलर की होती है? नीले कलर की होती है। बोले सर नहीं, हमने तो खाई है, हरे कलर की होती है। नहीं, देखो हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति है जिसका नाम है अरुण कृष्णन। हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति जिसका नाम क्या? अरुण कृष्णन। ये अरुण कृष्णन नाम का व्यक्ति रात दिन मछली खाता है। क्या खाता है? रात दिन मछली। सुबह शाम रात दिन। सुबह चला जाता है, हमारे घर के पास में क्या नदी है, चला जाता है। सुबह 5 बजे मछली मार रहा है, दोपहर में मछली मार रहा है, शाम को मछली मार रहा है। अरुण कृष्णन को इतनी मछलियां पसंद है कि मछलियां खुद परेशान है। कल मछलियों ने मीटिंग की थी कि इस अरुण कृष्णन का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके हमको चबा जाएगा। तो अरुण कृष्णन भैया रात दिन मछली खाता है। कौन खाता है? अरुण कृष्णन। इसलिए फिर सरकार ने क्या किया? अरुण कृष्णन को क्या किया? नीली क्रांति का जनक घोषित किया। सरकार ने नहीं किया, चूंकि मछली पालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया किसने? अरुण कृष्णन ने। मछली खाया नहीं बल्कि इसने मछली पालन को बढ़ावा दिया। इसलिए नीली क्रांति का जो जनक है, नीली क्रांति के जो पापा हैं, नीली क्रांति के जो अब्बा जान हैं, वो कहे जाते हैं अरुण कृष्णन को। किसे कहा जाता है? अरुण कृष्णन को कहा जाता है नीली क्रांति के जनक। कब शुरुआत हुई? 1985-90 में।
कब शुरुआत हुई? 1985 में। और इसका संबंध है मछली पालन से समुद्री उत्पादों में वृद्धि से। इसका संबंध किससे है? मछली पालन से समुद्री उत्पादन में वृद्धि से। अब मुझे बता दो भैया, 3 क्रांतियों के जनक पढ़े हम लोगों ने। श्वेत क्रांति का जनक कौन है भारत में? श्वेत क्रांति के बर्गिस कुरियन। कौन है भैया? क्योंकि कुरियर करते थे दूध का, तो बर्गिस कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध है ऑपरेशन फ्लड से। किससे? ऑपरेशन फ्लड से 1970। फिर नीली क्रांति, कौन मछली खाता है भैया? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। देखो मैंने नीला मार्कर यूज कर रखा है क्योंकि नीली क्रांति पढ़ रहे हैं। और इसके जनक कहे जाते हैं अरुण कृष्णन। कौन है भैया? अरुण कृष्णन। ये नीली क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? एमएस स्वामीनाथन। कौन है भैया? एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अब आ जाओ पीली क्रांति। अब आ जाओ भैया पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। ऐसी फसलें जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है तिलहन फसलें कहलाती हैं। जैसे सूरजमुखी, सरसों, तिल, अरंडी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन। चूंकि इन्हीं फसलों को भैया सदाबहार फसलें भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? सदाबहार फसलें कहा जाता है, याद रखिएगा। अब मेरी बात सुनो, सेम पित्रोदा जो है, कौन? सेम पित्रोदा। देखो कैसे याद करेंगे कि भैया सेम पुत्र, एक व्यक्ति है जिसके सेम पुत्र हैं, बिल्कुल सेम टू सेम पुत्र हैं, सेम पुत्र हैं, और ये पहनते हैं पीले कलर की शर्ट। कैसे? पीले कलर की शर्ट पहनते हैं, दोनों पीले कलर की शर्ट पहनते, पता नहीं चल पाता कि भैया कौन सा कौन है, कौन सा कौन है। तो इस प्रकार सेम पुत्र से क्या याद करोगे? सेम पित्रोदा याद करोगे। इन्हें पीली क्रांति के अब्बाजान कहते हैं। किसको भैया? सेम पित्रोदा को पीली क्रांति के जनक कहते हैं। किसको कहा जाता है? सेम पित्रोदा को। उद्देश्य क्या था पीली क्रांति का? तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। मैंने बताया कि तिलहन फसलों को ही साहब सदाबहार फसलें कहा जाता है। तो 4 क्रांति हो गई। 4 क्रांतियों में किसी को कोई दिक्कत? क्या पढ़ी हमने 4 क्रांतियों में? हमने पढ़ा साहब हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। शुरुआत हुई थी 1966-67 में। विलियम गेड़ा नामक व्यक्ति था। कौन था? गेड़ा। कौन? विलियम गेड़ा, मतलब विलियम गेट। इसने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग कर दिया, परंतु वास्तव में विश्व में हरित क्रांति लेके कौन आए? नॉर्मल व्यक्ति लेके आए, नॉर्मल लोग लेके आए। तो नॉर्मन बोर लोग ये विश्व में हरित क्रांति लेके आए। भारत में कौन लेके आए? भारत में स्वामी लेके आए भैया, एमएस स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति लेके आए। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? गेहूं और चावल को हुआ। फिर बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो गई थी प्रथम हरित क्रांति से, जिसके कारण द्वितीय हरित क्रांति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आह्वान पर लेके आए। फिर दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? श्वेत क्रांति है। डेट याद रखिएगा 1970। बर्गिस कुरियन को इसके पापा कहते हैं। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से। नीली क्रांति मछली पालन से। कौन खाता है मछली? अरुण कृष्णन खाते हैं। 1985-90 में ये क्रांति आई थी। फिर भैया पीली क्रांति के जनक किसे कहते हैं? ये कहा जाता है सेम पित्रोदा को। उद्देश्य क्या था? तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और इन्हीं को सदाबहार फसलें कहते हैं। अब आजा भैया उर्वरक उत्पादन। उर्वरक उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसे भूरी क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति भूरी क्रांति। कैसे याद करोगे? उर्वरक होता है भूरा भूरा। कैसे याद करोगे? उर्वरक होता है भूरा भूरा। क्या होता है भैया? उर्वरक होता है भूरा भूरा, और हमें याद हो रहा है पूरा पूरा। तो उर्वरक होता है भूरा भूरा। उर्वरक क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति से। अब भैया याद रखना, क्या याद रखना है? क्वेश्चन आएगा भूरी क्रांति का संबंध किससे है? आंसर क्या करोगे? क्या करोगे? उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से। गाना गाना मम्मी पापा के सामने। क्या गाना गाओगे? कि उर्वरक है भूरा भूरा, याद हो रहा है पूरा पूरा। मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। तो भूरी क्रांति का जो संबंध है वह उर्वरक उत्पादन से है। किससे भैया? उर्वरक उत्पादन से। अगला देखते हैं। अगला है गुलाबी क्रांति। क्या है भैया? गुलाबी क्रांति। चलो गुलाबी, ये गुलाबी कलर ले लेते हैं। गुलाबी कलर का ये मैंने प्याज बनाया, वो एग्जैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, ये प्याज आएगा। ये क्या आएगा? गुलाबी कलर का प्याज,
गुलाबी प्याज, क्या है ये? गुलाबी प्याज, ठीक है, ये लो। और इस गुलाबी प्याज के ऊपर अपन ने बिठा दिया झींगा। क्या बिठा दिया अपन ने? झींगा। अब देख लेना, मुझसे बनता नहीं है, ये झींगा आएगा, ठीक है, समझ जाना, ठीक है, ये इस पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो गुलाबी प्याज पे कौन बैठा हुआ है? झींगा बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है गुलाबी प्याज पे? झींगा बैठा हुआ है, ठीक है। गुलाबी प्याज पे कौन बैठा हुआ है? झींगा। और तुम्हें पता है भैया प्याज क्या करती है? प्याज कभी कभी औषधि का काम करती है। लू से बचने के लिए क्या करते हो आप लोग? लू से बचने के लिए आप लोग प्याज उपयोग करते हो ना, तो प्याज औषधि का काम भी करती है, गुलाबी प्याज। तो अब देखो, गुलाबी क्रांति का संबंध केवल एक चीज से नहीं है, 3 चीजों से। कितनी चीजों से है? पूरी 3 चीजों से इसका संबंध है। पहला है भैया प्याज, दूसरा है औषधि, तीसरा है झींगा। तो गुलाबी प्याज करेगी औषधि का काम, और प्याज पे कौन बैठा है? झींगा। प्याज पे कौन बैठा है? झींगा। तो याद रखिएगा गुलाबी क्रांति का संबंध 3 चीजों से, 1 2 3। कौन कौन? प्याज, औषधि और झींगा। ऐसा चित्र बना लेना अपने नोट्स में, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि गुलाबी प्याज के ऊपर बेटा झींगा, और प्याज करता है औषधि का काम। प्याज क्या करता है? औषधि का काम करता है। क्लियर है? इतनी बात आई समझ में? चलो, लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि टमाटर भी लाल होता है, मांस भी लाल होता है। तो लाल क्रांति का संबंध तो टमाटर और मांस से होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बहुत आसान है सर, ये इतनी सी बात है सर, एक तरह से याद हो जाएगी, अभी याद हो जाएगी। चलो, रजत क्रांति, अंडा उत्पादन से संबंधित। किससे? अंडा उत्पादन से संबंधित। अब देखना, सोने का अंडा सुना है तुम लोगों ने? आज हम याद करेंगे चांदी का अंडा। क्या याद करेंगे हम लोग? चांदी का अंडा, ठीक है, चांदी का अंडा, ठीक है। चांदी को बोलते हैं रजत। क्या बोलते हैं? चांदी को रजत बोलते हैं। तो भैया रजत क्रांति का संबंध किससे होगा? अंडा से होगा। तो रजत का अंडा याद कर लो, रजत नाम का लड़का, उसके पास अंडा, या रजत यानी चांदी, चांदी का अंडा। अब भैया चांदी का अंडा जिसके पास होंगे वो तो काफी लखपति होगा, वो क्यों पटवारी की तैयारी कर रहा होगा? पटवारी की तैयारी तो अपन जैसे गरीब लोग करते हैं। हमारे पास का चांदी का अंडा है। चांदी मतलब रजत, क्योंकि रजत को क्या बोलते हैं? चांदी बोलते हैं। चांदी को क्या बोलते हैं? रजत बोलते हैं। तो मुझे बताओ भैया रजत क्रांति का संबंध किससे है? चांदी का अंडा, अंडे का फंडा, अंडे का फंडा, रजत का अंडा। किसका अंडा? रजत का अंडा। आंसर क्या होगा? रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से, लाल क्रांति का टमाटर और मांस उत्पादन से। अब याद करो, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने बोलता था गोल गोल आलू, गोल गोल आलू ग्वालियर। तो आलू कैसा होता है? गोल गोल होता है। मैं याद करा रहा था, आलू अनुसंधान केंद्र कहां पे भैया? ग्वालियर में है। कहां पे है? ग्वालियर में है। तो गोल क्रांति का संबंध किससे होगा? आलू उत्पादन से होगा। किससे होगा? आलू उत्पादन से होगा। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे? कृषि का समग्र विकास। देखो, जब कृषि के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो कृषि उत्पादन हो, चाहे वो किसानों की आय में वृद्धि हो, जब कृषि का उत्पादन सभी क्षेत्रों में होगा, तब भारत में सदाबहार आएगी। क्या आएगी? तब भारत में सदाबहार आएगी। इसलिए सदाबहार क्रांति का संबंध है कृषि के समग्र विकास से। अब मुझे बताओ फटाफट, मुझे क्या बताओगे कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? जल्दी आंसर करो। लाल क्रांति का टमाटर और मांस से। किसका अंडा? रजत का अंडा। किसका अंडा? रजत का अंडा। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। गोल गोल आलू, गोल गोल आलू, ठीक है, बहुत बढ़िया। सदाबहार क्रांति कृषि के समग्र विकास से। अब सेफ्रॉन क्रांति जो है वो केसर उत्पादन से संबंधित है। किससे? केसर उत्पादन से। आप लोगों ने देखा होगा जो केसर है वो सेफ्रॉन कलर का ही होता है, केसरिया को लगभग सेफ्रॉन ही बोलते हैं, ठीक है। तो केसर उत्पादन से संबंधित कौन सी हो जाएगी? सेफ्रॉन। कैसी हो जाएगी? सेफ्रॉन क्रांति। कपास को क्या कहते हैं? कपास को सफेद सोना कहते हैं। तो सफेद सोना क्रांति अभी हम लोग पढ़ के आए। कपास उत्पादन निमाड़ क्षेत्र में होता है, इसलिए उन्हें सुनहरे जिले भी कहते हैं। कपास को क्या कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है। सफेद सोना जो क्रांति है वो कपास उत्पादन से संबंधित है। चलिए एक बार याद करते हैं, फिर दोबारा पिछली स्लाइड से याद करते हैं। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। बर्गिस कुरियन ऑपरेशन फ्लड।
नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से अरुण कृष्णन 1985-90 में। क्लियर है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पीली क्रांति किससे संबंधित, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सेम पित्रोदा को पिता कहा जाता है, इन्हें सदाबहार फसलें भी कहेंगे। भूरी उर्वरक, वही उर्वरक है, भूरा भूरा हमको याद हो रहा है पूरा पूरा, तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। गुलाबी प्याज, प्याज क्या करता है, औषधि का काम करता है। गुलाबी प्याज पे कौन बेटा है, झींगा बेटा है। कौन बेटा है, झींगा बेटा है, ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, सदाबहार क्रांति कृषि का समग्र विकास, सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन, सफेद सोना क्रांति कपास उत्पादन। अब आ जाओ बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। अब ये याद करने में तुम्हें दिक्कत आएगी, ये याद करने में तुम्हें क्या आएगी, दिक्कत आएगी। कैसे आएगी, मान के चलो कोई व्यक्ति है बादाम, ठीक है, बादाम, ठीक है, तो ऐसे याद करो बादाम का साला, बादाम का साला, साला नहीं होता, साला साली जीजा दामाद, ठीक है, तो किसका साला, बादाम का साला। तो साला से क्या याद करोगे आप लोग, मसाला। क्या याद करोगे, मसाला। साला से क्या याद रखोगे, मसाला। तो बादाम का साला मतलब बादाम मसाला, क्या याद करोगे, बादाम मसाला। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे है, मसाला उत्पादन से। किससे है, मसाला उत्पादन से। ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि कृष्ण क्रांति या काली क्रांति का संबंध किससे है, पेट्रोलियम से, क्योंकि पेट्रोल जब धरती से निकालते तो काला काला निकलता है ना। अब बोले सर हमने तो देखा पीला पीला होता है, कुछ और देख लिया होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम का संबंध किससे होता है, काली क्रांति से, ठीक है। और मूंग जो क्रांति है उसका है मोटे अनाज से, क्योंकि जब मोटा अनाज हम मुंह में भर लेते हैं तो हमसे बोलने को कुछ बनता नहीं है, मूंग हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। मोटे अनाज मतलब मक्का, बाजरा, ज्वार, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मोटे अनाज। और मोटे अनाज का संबंध है मूंग क्रांति से। पेट्रोलियम उत्पादन का संबंध है कृष्ण या काली क्रांति से। बादामी मसाला, बादामी मसाला, बादामी मसाला, सफेद सोना कपास, सेफ्रॉन केसर, सदाबहार कृषि का समग्र विकास, गोल क्रांति आलू उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन। एक क्रांति और सुनोगे आप लोग, सुनहरी क्रांति, ठीक है। सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो उद्यानिकी से है। किससे है, उद्यानिकी से है सुनहरी क्रांति का संबंध। सुनहरी क्रांति उद्यानिकी, इसी को गोल्डन क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्डन क्रांति भी इसे कहते हैं। और इसका जो संबंध है वो उद्यानिकी से आगे हम लोग देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, अब तक चीजें याद हुई होंगी। एक बार रीड कर लो इसे फटाफट, पानी पी लेता तब तक मैं। चलिए हो गया यहाँ तक रिवीजन। अब ऑब्जेक्टिव लगा लेते ताकि रटा हो जाए। पहला प्रश्न यह है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। क्या आंसर होगा आप लोगों का, नॉर्मल बोल लो, एपीजे अब्दुल कलाम, एम एस स्वामीनाथन। सर हमें नहीं पता, तो आंसर क्या होगा इसका, जल्दी आंसर करो। सही बात है भैया, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। और द्वितीय क्रांति का जो आह्वान किया था वो किसने किया था, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को कहते हैं। क्लियर है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, क्या आंसर होगा, याद करो, एक गैंडा व्यक्ति ने किया था। विलियम गेड, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, या जो का पूछ रहा है सर हमसे, हमें तो कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही भैया, विलियम गेड ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है, परंतु भारत में। और नॉर्मन बोरलॉग क्या है, विश्व में हरित क्रांति के जनक है। जहीं पे याद कर लो फटाफट, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, बर्गिस कुरियन। कौन है भैया, बर्गिस कुरियन। नीली क्रांति के जनक कौन है, अरुण कृष्णन। कौन है, अरुण कृष्णन, ठीक है। और उसके बाद पीली क्रांति के जनक कौन है, सेम पित्रोदा। कौन है भैया, सेम पित्रोदा। ये भैया क्या है, पीली क्रांति के जनक है। तो सारे जनक पूरे पापा यहीं आ गए, ठीक है। श्वेत, बर्गिस, नीली, अरुण, पीली, सेम पित्रोदा। चलिए, हरित क्रांति का संबंध किस खाद्य फसल से है, ए गेहूं, बी मक्का, सी चावल, डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा इसका, अभी हम लोगों ने पढ़ा है उपरोक्त सभी तीनों इससे संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न फसलों से था। किससे था, खाद्यान्न फसलों से।
और ये स्टार्ट हुई थी 1966-1967 में। भारत में हरित क्रांति की जन्म स्थली किसे कहते हैं? अब बताओ आंसर। भारत में जो तो सर आपने मार साहब हमें बताया ही नहीं, अब जो कैसे बताएंगे हम, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति की जन्म स्थली किसे कहा जाता है? करनाल को, पंतनगर को, मसूरी को या नैनीताल को? तो सुनो, भारत में क्या हुआ, पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय, क्या है भैया, पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय, उत्तराखंड में आता है पंतनगर। तो उत्तराखंड के पंतनगर के जो कृषि महाविद्यालय था, वहां से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहां से? पंतनगर से। इसलिए भारत में हरित क्रांति की जो जन्म स्थली है वो किसे कहेंगे भैया? पंतनगर को कहेंगे। करनाल में क्या है? करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है। क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है। मसूरी में क्या है? लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? मैंने बताया था, बता दो। मछली क्रांति, मछली उत्पादन का नीली क्रांति से, तिलहन उत्पादन का पीली क्रांति से। ठीक है, पीली क्रांति, गोल्डन क्रांति अलग अलग है। पेट्रोलियम से किसका है भैया? कृष्ण क्रांति या काली क्रांति? तो ऑप्शन क्या बचा? उद्यानिकी। तो गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है? उद्यानिकी से है। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न का जवाब दो। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अभी हम लोग पढ़ के आए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा या विक्रम साराभाई? सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। अभी पढ़ के आए हम लोग। चलिए, मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी? लास्ट वाली क्रांति बताओ। लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से। रजत क्रांति, रजत का अंडा, याद आया? तो अंडा उत्पादन से किससे संबंधित है? रजत क्रांति। और सुनहरी क्रांति जिसे गोल्डन क्रांति भी कहते हैं, अभी हम लोग पढ़ के आए उद्यानिकी से। किससे? उद्यानिकी से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मूक क्रांति। मूक क्रांति का संबंध है मोटे अनाजों से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? बता दो। गुलाबी, प्याज, प्याज के ऊपर बेटा झींगा। और प्याज किसका काम करती है? औषधि का काम करती है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन, टमाटर या आलू? लगा दो यार। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम उत्पादन। इसी को काली क्रांति भी कहते हैं। आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति। कौन सी क्रांति? गोल क्रांति। और मांस और टमाटर से संबंधित है लाल क्रांति। कौन सी? लाल क्रांति। क्लियर है? किस क्रांति के अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड योजना प्रारंभ हुई थी? हरित क्रांति, रजत क्रांति, श्वेत क्रांति, सुनहरी क्रांति? आप लोगों को पता है वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड योजना 1970 में चलाई थी। इसी को क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध है भैया अपना उद्यानिकी से। क्लियर है? चलिए अब अगली जब क्लास होगी तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कृषि एवं उनके उत्पाद से संबंधित शाखा। एक प्रश्न अक्सर यहां से आ जाता है तो इसको भी रटना है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अभी तक जो भी लेक्चर्स हम लोगों के जूम पे क्लासेस हो गए थे उनके रिकॉर्डेड लेक्चर है। अब आगे जितनी भी जूम पे क्लासेस होंगी उनके रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे। याद करते रहना, पढ़ते रहना। मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।